हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे जो क्लास 1 के अंतर्गत है और आज का विषय है वर्णमाला। ये क्लास जो है वो आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो या फिर बिहार सुपर टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आज वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं इसमें, वर्णमाला में अक्षर कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की माला। वर्ण या अक्षर ये दोनों एक ही है, ठीक है। जितने भी अक्षर होते हैं उनका समूह ही वर्णमाला कहलाती है। इसमें ध्वनि, ये वर्णमाला जो है वो ध्वनि से भी रिलेटेड होती है। तो जब वर्णों को अपने मुख के द्वारा बोला जाता है, मतलब कोई भी जब अपने मुख के द्वारा वर्णों को बोलता है तो वही क्या होती है, ध्वनि होती है। और जब हम ध्वनि को लिखित रूप दे देते हैं तो वही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, ठीक है। वर्णों का खंड नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी वर्ण हो, आ ई, ठीक है, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो। देखिए, ध्वनि हो गया। इसके बाद वर्ण। ध्वनि को जब लिखित रूप दिया जाता है तो वही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। और वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं हो सकता। जैसे आ हुआ, ई हुआ, ओ हुआ, का, खा, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे वर्ण हैं, मतलब ये सब वर्ण हैं जिनका खंड नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए, वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण समूह ही वर्णमाला है। हिंदी में कुल जो है वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। तो 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला हुआ स्वर, दूसरा हुआ व्यंजन। तो स्वर के अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा। स्वर के अंतर्गत जो है वो आएगा आ ई उ रे ए ओ औ अन आहा। तो ये सब जो हैं ये स्वर हो गए, ठीक। ये दो जो होता है ये दोनों हो गए अयोग वाह, ठीक। क्या कहे जाते हैं ये, अयोग वाह। इसमें जो अम की मात्रा है उसको अनुस्वार कहते हैं और ये जो 2 मात्रा है बगल में इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, कुल 11 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, मतलब बिना सहायता के ये बोले जाते हैं। स्वर जो होते हैं वो किसी सहायता के बोले जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये रहा है ना 11 स्वर। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। अम और आहा जो होते हैं वो अयोग वाह होते हैं। अम जो होता है वो क्या होता है, अनुस्वार। मैं लिख दे रही हूँ, अनुस्वार, ठीक। ये अन हो गया। और आहा जो होता है ये क्या होता है, विसर्ग। इसको विसर्ग कहा जाता है। इसके बाद देखिए, स्वर का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर
स्वर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक। पहला हो गया, दो क्यों होते हैं, तीन होते हैं, ठीक। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला रस स्वर हो गया, दूसरा दीर्घ हो गया, या संयुक्त स्वर भी आता है इसमें, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है प्लुत स्वर, ठीक है। अक्सर जो है ये प्लुत स्वर जो होता है वो संस्कृत में ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक। तो ये प्लुत हो गया। देखिए ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर के जो तीन भेद हुए, पहली बात तो स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है। इनका उच्चारण जो है वो बिना बाधा के किया जा सकता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और ये टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। अब इसमें सबसे पहला जो आता है, अगर हम मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे तो वो 3 होगा। इसमें जो पहला आता है ह्रस्व स्वर, इसके अंतर्गत देखिए आ, ई, उ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आई उ री भी होता है, ठीक है, री। अब इसमें कितनी मात्रा का समय लगता है, इसका उच्चारण में, इस मतलब ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक। एक मात्रा का समय लगता है किसमें, ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4, अ ई उ री। तो री का भी उच्चारण जो है वो संस्कृत में होता है, लेकिन एक सीमा के अंतर्गत हम हिंदी में भी री का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए ऋग्वेद, री का कैसे हम करेंगे, ऋग्वेद हुआ, ऋग्वेद, ऋषि, ऋषि, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं ये जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके बाद तो आप समझ गए कि ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है, आ ई उ मुख्यतः आता है, और जो ये री होता है, ये री जो है वो ज़्यादातर यूज़ इसका संस्कृत में होता है। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया ना, ह्रस्व स्वर की बात हमने कर ली। अब हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ह्रस्व स्वर जो होता है इसकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है। अब इसके बाद हम दीर्घ स्वर देखेंगे। दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं, दीर्घ में आता है, दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, ओ। इसमें दीर्घ स्वर जो होता है इसमें एक मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या ऐसा आप बोल सकते हो कि 2 मात्रा का समय लगता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, आ, ई और ओ। तो ये दीर्घ के अंतर्गत आ गए। अब इसमें जो है, वैसे तो दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ भी हैं, लेकिन ये क्या कहे जाते हैं, ए, ऐ, ओ जो होता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर 4। कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए। अब इसको हम देख लेते हैं, सारे स्वर को हम देख लेते हैं कि इसको कैसे ये बना, ठीक है, किन किन वर्णों से बना है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हम सबका विभाजन कर देते हैं। आ प्लस आ बराबर क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए ई प्लस ई क्या हो गई, बड़ी ई।
ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। आ प्लस ई, ये तीन तो हो गए ए ऐ। आ बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ, ये तीन क्या हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए। अब इसमें संयुक्त स्वर की हम बात करते हैं। संयुक्त स्वर में देखिए आ प्लस ई, ये कौन है, संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आ और ई मिलाकर ए बन जाएगा। ऐसे ही आ प्लस ए क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आ प्लस ऊ बराबर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उसके बाद आ प्लस ओ बराबर क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा, ठीक। ये क्या हो गए, ये हो गए संयुक्त स्वर। आ प्लस ई ए बना, आ प्लस ए आई बना, आ प्लस ऊ ओ बना, आ प्लस ओ औ बना। ये क्या होते हैं, द्विमात्रिक। ये जो है क्या होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं ये सारे, ठीक। चाहे वो दीर्घ हो चाहे संयुक्त हो, ये दोनों द्विमात्रिक होते हैं। इसमें क्या, दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या आता है, प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। सबसे पहली बात तो इसमें जो है तिगुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, ठीक। या इसको त्रिमात्रिक भी बोल सकते हैं, त्रिमात्रिक। यह संस्कृत में चलता है, ठीक। प्लुत जो होता है वो जनरली संस्कृत में चलता है और इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए जो है हम 3 का अंक का प्रयोग करते हैं। ये 3 का अंक जो हुआ ना, इसका हम प्रयोग प्लुत के लिए करते हैं। तो इससे शब्द क्या बन सकता है, ओम, ओम बन सकता है, ठीक। ओम जो है वो प्लुत के अंतर्गत आता है। इसका जो है हिंदी में प्रयोग जनरली नहीं किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, और हाँ, जो मात्राएं होती हैं वो इसमें स्वरों की होती हैं, ठीक है। मात्राएं जो होती हैं स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं होती हैं, क्योंकि व्यंजन जो होता है वो स्वर के सहारे बोला जाता है। तो स्वर क्या होता है, स्वर स्वतंत्र होता है। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ हमने स्वर देखा था ना, स्वर। अब इसमें मात्रा देख लेते हैं थोड़ा सा। अब स्वर जो है वो व्यंजन में 10 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब जब हम व्यंजन में प्रयोग करते हैं स्वर का, तो 10 रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आ बड़ा हो गया, ठीक है। तो स्वर जो होता है वो व्यंजन में जब प्रयोग होता है तो वो 10 रूपों में। देखिए कैसे कैसे, बड़ा है ना ये, तो इसकी मात्रा ये होती है, बड़ा, ठीक। उसके बाद देखिए छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। तो ये सारी क्या हो गई, ये सब मात्राएं हो गई। कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल 10 रूपों में व्यंजन में प्रयोग किया जाता है स्वर को। इसके बाद देखिए आगे हम, और हाँ, स्वरों के व्यंजन में मिलने के इस रूप को भी हम मात्रा कहते हैं, ठीक। जब ये मिलते हैं व्यंजन में तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मात्रा। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, जीभ से कैसे प्रयोग करते हैं। इसमें जो अग्र स्वर होता है वो जीभ के आगे के भाग में प्रयोग होता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, ई, ए, आई, ठीक।
तो ये जो होते हैं, ये चार हैं जो, ये कहाँ से प्रयोग होते हैं? जीभ के आगे के भाग, देखिए अग्र लिखा है ना, आगे के भाग। इसके बाद देखिए मध्य स्वर जो होता है, मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग, ठीक है। जीभ के जो मध्य भाग होता है उसमें मध्य, उसको मध्य स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन सा वर्ण आता है? इसमें अ, ठीक है, छोटा अ जो होता है ये वर्ण मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। इसके बाद पश्च स्वर देखिए, पश्च स्वर में बड़ा ऊ, बड़ा ओ और औ, ये 3 2 5 जो हैं वो पीछे के भाग से बोले जाते हैं, ठीक। जीभ का जो पीछे का भाग होता है वहाँ से बोले जाते हैं। इसके बाद एक और, जीभ के उठने के आधार पर स्वर जो है उसको देख लीजिए। जीभ के जो उठने के आधार पर, उसमें सबसे पहला होता है संवृत्त, ठीक। संवृत्त के अंतर्गत क्या कहता है? ई उ। तो ये चार किस में आ जाते हैं? संवृत्त में। अर्ध संवृत्त में आय और ओ, ठीक। दो किस में आ जाता है? अर्ध संवृत्त में आ जाता है। अर्ध निवृत्त में क्या क्या आता है? आ ए औ और एक और इसमें है, ऐड कर लीजिए आ, ठीक। ये किस में आता है? किसके अंतर्गत? अर्ध संवृत्त के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद निवृत्त जो होता है उसके अंतर्गत केवल बड़ा आ आता है, ठीक। तो ये तो हो गया जीभ के उठने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। इसके बाद देखिए ओठों के आधार पर, ओठों के आधार पर कैसे करते हैं? सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है आवृत्तमुखी, ठीक। इसमें जो होता है ओठ जो होता है वो गोल नहीं होता, ये जो है इसमें ओठ गोल नहीं होता, ठीक। आवृत्तमुखी में क्या होता है? ओठ जो होता है वो गोल नहीं होता, मतलब ये कैसा होता है? ये वृत्तमुखी नहीं होता है। वृत्त कैसा होता है? वृत्त गोला होता है। और आप ऐसे ही जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो देखिए, आवृत्तमुखी, ओठ गोल आ ई, देखिए हमारा ओठ क्या चौड़ा हो, मतलब फैल रहा है, गोल नहीं हो रहा है, तो ये कैसा होता है? वृत्तमुखी नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? छोटा, बड़ा, ई, छोटी, बड़ी, ए और आय। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा जो हो गया वो हो गया वृत्तमुखी। अब इसी अवृत्तमुखी का उल्टा कर दीजिए, तो अवृत्तमुखी का वृत्तमुखी। वृत्तमुखी मीन्स वृत्त। वृत्त क्या होता है? गोल होता है। उसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। तो उसके आधार पर चार हो गए। कौन कौन से? ऊ, ओ और आओ, ये चार जो होते हैं वो वृत्तमुखी। इसमें क्या होता है? ओठ जो होता है, ओठ गोल होता है, ठीक। इसके अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और हाँ, वृत्तमुखी में ये वाला आ भी आता है, ऐसा, ठीक है। इसके बाद देखिए हो गया। अब अनुनासिक देखते हैं। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक, ये जो होता है चंद्रबिंदु, ये अनुनासिक होता है। ऐसे स्वर जो होते हैं इनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अन, ठीक है, अन, आंगन, तो कैसे इसमें हो रहा है? इसमें जो है नाक और मुंह से उच्चारण निकल रहा है। और इसमें उच्चारण कैसा होता है? छोटा, लघु होता है। इसका जो उच्चारण होता है मैं लिख देती हूँ। उच्चारण नाक और मुंह, ठीक, मुंह से होता है। और इनका उच्चारण जो होता है वो कैसा होता है? लघु होता है, ठीक। जैसे देखिए, जैसे गांव, दांत, आंगन आदि,
ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए निरनुनासिक। निरनुनासिक क्या होता है? केवल मुंह से बोला जाता है, मुंह से बोला जाता है। ठीक, निरनुनासिक ये केवल मुंह से बोला जाता है, इसमें नाक का ये सब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए इधर, जब आपने ये वर्ण का ये शब्द का उच्चारण किया तो इसमें नाक का प्रयोग हुआ नहीं। इधर, उधर, ठीक, आप आदि ये सब क्या होते हैं? ये सब निरनुनासिक होते हैं। निरनुनासिक मतलब निर अनुनासिक। अनुनासिक आप समझ गए, नाक और मुंह से बोला जाता है। निरनुनासिक इसी का उल्टा कर दीजिए, जिसके उच्चारण में नाक और मुंह का प्रयोग नहीं होता। इसमें किसका मुंह कैसे बोला जाता है? केवल मुंह से, सॉरी नाक से। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जो निरनुनासिक होता है वो केवल नाक से नहीं बोला जाता है, उसको मुंह से बोला जाता है। और अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। निरनुनासिक में निर लग गया ना, तो जो अनुनासिक नहीं है उसको क्या कहते हैं? निरनुनासिक। तो उसमें क्या आ गया? इसमें आ गया जिसको मुंह से बोला जाता है, केवल मुंह से, नाक का प्रयोग नहीं। इसके बाद देखिए अनुस्वार। अनुस्वार अभी बताया था ऊपर, ये होता है अनुस्वार। एक मिनट, ये जो बिंदु है ना, ये अनुस्वार है। यह स्वर के बाद आने वाला है, ठीक है, ये स्वर के बाद आता है। जैसे देखिए अन लगा दिया हमने, ठीक, तो ये जो है वो स्वर के बाद आता है। इसकी ध्वनि जो होती है वो कैसे निकलती है? नाक से ध्वनि, नाक से ध्वनि निकलती है। कैसे निकलती है? नाक से निकलती है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, इसमें अन तो बता ही दिया है, अंगूर हो गया, ठीक, अंगद हो गया, अंग हो गया, तो ये आदि ये सब क्या होते हैं? किस में आते हैं? अनुस्वार में आते हैं। अब इसके बाद देखिए विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? इसका चिन्ह जो होता है वो ये होता है, ठीक, दो बिंदु। जैसे देखिए अतः, मनः, ठीक, ये सब किस में आते हैं? स्वतः, ये सब विसर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसको आप अयोगवा भी कह सकते हो। तो इसका प्रयोग संस्कृत में होता है ज़्यादातर, हिंदी में इसका अभाव पाया जाता है। किंतु जब हम इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो किस तरह से प्रयोग होता है? तत्सम के रूप में। तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव क्या होता है? तत्सम तद्भव मतलब उत्पन्न हुआ। संस्कृत से जब हम मतलब संस्कृत से आए हुए वर्णों को जब हम दूसरी तरह से हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव हो गया, और संस्कृत का हूबहू प्रयोग जब करते हैं तो वो किस में हो गया? तत्सम हो गया वो। तो इसका प्रयोग हम हिंदी में किस प्रकार करते हैं? तत्सम के रूप में करते हैं। इसके बाद देखिए व्यंजन। इसके बाद हम व्यंजन देखेंगे। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? स्वरों की सहायता से होता है। अब एक एक चीज़ देखेंगे इसमें। व्यंजन 33 होते हैं, कुल 33। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है, अंगा। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसके बाद देखिए च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ठीक, आज 5 वर्ण हुआ। ये कहाँ से आया? तालु।
इसके बाद देखिए ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो ये किस में आता है? ये आता है मूर्धा में, मूर्धा। अब इसी में जो ये डा होता है, ड और ये ढा, सॉरी ये बिंदु नहीं आएगा इसमें, डा और ढा जो होता है, जब इसमें हम बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये द्विगुण व्यंजन बन जाता है। ठीक, डा और ढा में ड़ा और ढा। ठीक, जब हम इसमें बिंदु नीचे लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है द्विगुण व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है, और ये क्या हो गया? द्विगुण व्यंजन हो गया। इसके बाद देखिए ता वर्ग। ता वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? ता, था, दा, धा, ना। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, दांत, दंत से। ठीक, और इसके बाद क्या गया? पा, फा, बा, भा, मा। ये कहाँ से होते हैं? ओष्ठ से। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। ठीक, तो ये देखिए कुल कितने हो गए? इसमें 5 आया, का खा गा घा अंगा, चा चा जा जाइया 5 इसमें, टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा था ना, और पा फा बा भा मा। तो ये कुल कितने हो गए? ये कुल जो है वो हो गए 25। सब में 5 5 है ना, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5, तो 5 पचम 25। तो 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, सभी वर्ग के सभी व्यंजन। उसके बाद देखिए द्विगुण व्यंजन की बात मैंने की है, फिर भी देख लीजिए ड़ा और ढा, ये क्या हो गए? ये दो जो है वो द्विगुण व्यंजन। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो अंतस्थ है ये है ला। अंतस्थ कितने होते हैं? अंतस्थ होते हैं 4। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। ठीक, लेकिन इनका कहीं भी स्पर्श नहीं होता। जैसे आप देखिए य र ल व, कहीं स्पर्श हुआ? नहीं, स्पर्श नहीं होता है, किंतु जो है वो इसमें क्या होता है? जीभ, तालु, दांत और ओठ जो होते हैं वो परस्पर जब हम उसको सटाने की कोशिश करते हैं तब इनका उच्चारण होता है। और हाँ, ये जो 4 हैं यर अलावा ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं, अर्ध स्वर कहे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए ऊष्म। ऊष्म में क्या कहता है? श। देखिए श, इसी से आप ट्रिक भी निकाल सकते हैं। आपको लर्न नहीं हो रहा है ना तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें आधा श लगा है, मतलब शा शा शा, सा, तीनों स आएंगे और हा। श, स, स, हा। ये कैसे उत्पन्न होते हैं? रगड़ या घर्षण से। ठीक, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से ये जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। संयुक्त व्यंजन के कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। ठीक, ऊष्म भी 4 होता है और अंतस्थ भी 4 होता है। तो और संयुक्त कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? देखिए छ, त्र, ज्ञ और जो श्र है ये भी। ठीक, तो इसको हम कैसे, पहले जो छ है एक एक कर देखते हैं। क, क्ष, श,
कैसे बना ये, क में हल करेंगे, ठीक है, ये हल हल होता है नीचे जो हम, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें से अ हट गया है, ये शुद्ध व्यंजन है। ठीक, जब हम नीचे हल का प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये शुद्ध व्यंजन हो जाता है। क्या हो जाता है, शुद्ध व्यंजन, मतलब हमने हल लगा दिया, शुद्ध व्यंजन मतलब इसमें से आ निकल गया। आ जब जुड़ जाएगा प्लस आ जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, का बन जाएगा, नहीं हलंत हट जाएगा। हाँ, जब का हल प्लस आ, हल और आ लग गया तो ये तो शुद्ध व्यंजन हो गया, मतलब इसमें स्वर नहीं है। जब हम इसमें स्वर कंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, का। ऐसे ही खा भी, खा में से आ हटाया तो हल लग गया, और इसको पूर्ण लिख दिया तो ये पूर्ण हो गया। ठीक, अब संयुक्त व्यंजन में देखिए, संयुक्त व्यंजन में श में क्या क्या आएगा, क हलंत प्लस श, तो ये श बन गया। अब इसमें त्र देखिए, ता हलंत प्लस रा, ज्ञा ज प्लस इया, श्र श और प्लस र। ठीक, श और र, तो श किससे बना, का हलंत का और शा से, त्र ता और रा, ज्ञा ज और इया, श्र कैसे बना, श और रा। ठीक, तो ये चारों क्या हो गए, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इसके बाद देखिए, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। थोड़ा सा व्यंजन के बारे में और देख लेंगे। ये सारे तो बता दिए। अब इसको देखिए, ये जो होते हैं ना 5 स्पर्श व्यंजन, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। और इसमें कितने होते हैं व्यंजन, कुल 33 होते हैं। ठीक, कैसे, 5 इसके हो गए, 25 हुए ना, 4 ये हो गया, 25 4 29। इसके बाद देखिए ऊष्म हो गया, शाशा शाहा, तो 29 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हुआ। ठीक, तो ये क्या हो गए, 33 व्यंजन। ये इस तरह 33 व्यंजन आते हैं। इसके बाद देखिए, और हाँ, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं मतलब वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। पहली बात तो ये कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। और इन सब में कितने कितने अक्षर होते हैं, सब में 5 बता दिया, 5 होते हैं। वर्ग के अनुसार ये विभक्त किए जाते हैं, क वर्ग च वर्ग, देखिए यहाँ पर वर्ग लिखा है ना, ट वर्ग ता वर्ग, तो इसमें सब में 5 आते हैं। उसका एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हैं। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हो गए, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। ठीक, तो पहला अल्प प्राण क्या होता है, इसके उच्चारण में श्वास जो है वो पूर्व से अल्प मात्रा में निकलता है। अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण, देखिए पहले इसमें शब्द में छुपा हुआ है अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, छोटा। इसके उच्चारण में श्वास जो होती है वो पूर्व से अल्प मात्रा में निकलता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां। अल्प प्राण के बारे में 135 आएगा। कैसे, देखो, पहला वर्ण क, हर वर्ग का पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, तीसरा का के बाद ख, फिर ग, ख नहीं आएगा, ग आएगा, घ नहीं आएगा, अंग आएगा। ठीक, इसी तरह च, ज,
इया ट ड ण प त त त द न प ब म। इसके बाद देखिए य र ल व अंतस्थ। ठीक, इसके बाद अनुस्वार जो है, ये अनुस्वार है ना, अनुस्वार, ये खाली इसका बिंदु मैंने रख दिया, अनुस्वार भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें अल्प प्राण में क्या आता है, अल्प, अगर आपको ट्रिक देखनी है तो देखिए अल्प अ क्या है, छोटा है, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक, अब इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 5 वर्ण हैं। ठीक, तो अल्प प्राण, तो इसमें 5 इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और 3 आप अपने मन से याद कर लीजिए कि इसके बीच में क्या आएगा, 1 और 5 के बीच में 3 आएगा। तो इसी तरह आप याद कर सकते हो। अ सबसे पहला वर्ण क्या होता है, आ मतलब 1 मान लो, 3 बीच का हो गया, और 5 इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हैं, तो इस तरह से 5 आ गया। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हो इसे, क ग अंग च ज य। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यारा लावा भी आता है, मतलब अंतस्थ भी आता है, और अनुस्वार, ये सब किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। इसके बाद देखिए महाप्राण। महाप्राण में क्या आता है, महाप्राण जो होता है इसके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। अल्प प्राण का थोड़ा मतलब उल्टा कर दीजिए, अल्प मतलब छोटा, मतलब श्वास क्या होता है वो अल्प मात्रा में निकलती है, और महाप्राण में क्या होता है, श्वास जो है वो अधिक मात्रा में निकलती है। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक, कैसे देखो, ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ श स स ह। ठीक, इसके बाद जो विसर्ग है ये भी आएगा इसके अंतर्गत। महाप्राण में क्या क्या आता है, महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आ गया, और क्या आता है, दूसरा और चौथा। इसको कैसे आप याद कर सकते हो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि महाप्राण में कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4, तो इसी तरह 4 का आधा कर दो तो 2 हो गया, ऐसे मैंने भी याद किया था। तो इसको आप इस तरह से याद कर देते हो, मतलब पहले इसमें कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, 4 का आधा 2 कर दो, तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण में आ जाएगा, और ऊष्म याद कर लो, ऊष्म व्यंजन आ जाएगा, फिर ये विसर्ग आ जाएगा। ठीक, ये महाप्राण में आ गया। इसके बाद देखिए घोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं। घोष में केवल किसका प्रयोग होता है, घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है। ठीक, नाद का प्रयोग, नाद का प्रयोग होता है, जबकि अघोष में क्या होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है, श्वास का प्रयोग होता है। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, ठीक है। घोष क्या होता है, घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में क्या होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है। ठीक, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष होते हैं। घोष में क्या होता है, घोष में स्वर तंत्र जो होता है वो झंकृत होता है, और जो उसमें जिसमें झंकृत नहीं होती है वो क्या होता है, अघोष। इसमें क्या होता है, झंकृत नहीं होती। क्या हो गया, ये अघोष हो गया।
अघोष में देखिए, अब इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं, पहले घोष देखेंगे। घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? घोष में 3, 4, 5। ठीक, तो कौन कौन से कैसे आ जाएगा घोष में? ये घोष की बात कर रही हूँ मैं। 345 घोष में आ जाएगा। ग, अब हर वर्ग का, ठीक है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, तो ग, घ, अंग, ठीक। इसके बाद च, सॉरी, झ, ज, ज, झ, इया, ज, झ, इया हो गया। फिर क्या हो गया? ड, ढ, आड़ा। इसके बाद द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ला, व और हा। देखिए, घोष में हर वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। और इसमें जो होता है, इसमें क्या आता है? अंतस्थ वर्ण भी आते हैं, या अलावा, और हा भी आता है। ठीक है, तो ये हो गई घोष की बात। अब हम आते हैं अघोष पर। अघोष की चर्चा करते हैं। अघोष के बारे में क्या क्या बताया? अघोष में क्या होती है? स्वतंत्र झंकृत नहीं होती हैं। इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। ठीक, जैसे क हो गया, ख हो गया, च हो गया, छ हो गया, ट हो गया, ठ हो गया, त हो गया, थ हो गया, प, फ। ठीक, इसके बाद क्या क्या आते हैं? श, श और स। ये तीनों सा आते हैं। किस में आते हैं? अघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष में, अब देखिए, अघोष अ कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो। फिर सेकंड नंबर डाल दो, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष के अंतर्गत आता है। और जो ऊष्म व्यंजन है श, श, स, हा को छोड़कर, वो भी अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं? पंचमाक्षर में या, मा, अंगा, आड़ा, ना, ये क्या हो गए? पंचमाक्षर हो गए। इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा वर्णों। अब ये यम, अंगा, आड़ा, ना है क्या? देखिए, ये पहले तो पंचमाक्षर हैं, या, मा, अंगा, आड़ा, ना, हर वर्ग का अंतिम वर्ण। ठीक, अंतिम वर्ण क्या हो गया? पंचमाक्षर में आया। इसके बाद देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान हम कैसे प्रयोग करते हैं? सारे वर्ण जो हैं उनका उच्चारण स्थान क्या क्या है? इसमें हम स्वर और व्यंजन दोनों की बात करेंगे। थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें वर्णों का उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे। अ, आ। अब उसके बाद क वर्ग। क वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना? क, ख, ग, घ, अंगा। इसके बाद हा और क्या? और विसर्ग। ठीक, ये कहाँ से बोला जाता है? इसको कंठ से बोला जाता है। छोटा बड़ा। फिर क वर्ग। क वर्ग में जितने भी वर्ण 5 आते हैं ना, क, ख, ग, घ, अंगा, ये सारे, और हा, ये जो है, और हाँ, और ये विसर्ग, ये सारे क वर्ग में आते हैं। और हाँ, ये सब किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। मतलब इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ से है। जैसे देखिए, अ, आ, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ये सब जो है कंठ से उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके बाद देखिए, ई, च वर्ग,
अब हम वर्ग लिख दे रहे हैं, ठीक, आप समझ लीजिएगा। य और श, ये तालु आ गया, ठीक। इसके बाद री टा वर्ग, र और श किस में आएगा, ये मूर्धा में आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए मूर्धा तक हो गया। अब त वर्ग, ला और सा, ये किस में आएंगे, ये दंत में आएंगे। ऊ बड़ा ऊ, पा वर्ग, मतलब पा वर्ग में जितने भी आते हैं, पापा बाबा माँ, ये किस में आएगा, ओष्ठ में आएगा। अब देखिए कंठ और तालु, कंठ प्लस जीभ कंठ व तालु से स्पर्श करता है, कौन कौन सा है, ए और ए कहाँ से आएगा, पहले देखिए ए और ए, ये कहाँ से इसका उच्चारण स्थान, कंठ और तालु, ठीक। कंठ और तालु जो है ए और ए का उच्चारण स्थान है। और जीभ कंठ व तालु में स्पर्श करता है, ये ए आई जीभ कंठ तालु में स्पर्श करता है, ए और ए। इसके बाद देखिए ओ औ, ये कहाँ से, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। इसके बाद देखिए वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत और दांत, दंत प्लस ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से वा का उच्चारण स्थान होता है। अब इसके बाद देखिए या और वा जो होते हैं, या और वा जो होते हैं, ये क्या होते हैं, मुख्यतया यार अलावा तो बताया ही था, लेकिन मुख्यतया जो या व वा होते हैं ये अर्ध स्वर होते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट किया है ये अर्ध स्वर ध्वनि, जो कभी स्वर को कभी स्वर और कभी व्यंजन होते हैं, ठीक। आधे स्वर होते हैं ये, या और वा जो होते हैं वो कभी स्वर भी होते हैं, कभी व्यंजन भी होते हैं। अब थोड़ा रा देख लेंगे, ये क्या होता है, लुंठित होता है, लुंठित व्यंजन होता है। र जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है ये। और ला बचा, ला क्या होता है, इसको लुंठित कहते हैं, इसको कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक में कैसे, हवा जीभ के बगल से निकलती है, इसको पार्श्विक कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा संयुक्ताक्षरों का उच्चारण देख लेंगे। सबसे पहले संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, दो या दो से अधिक व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन ध्वनियाँ जो होती हैं वो परस्पर क्या होती हैं, संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो उसको संयुक्त ध्वनि। दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उसको संयुक्त स्वर ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा। प्राण, अब इसको देखिए कैसे अलग करते हैं, पा को अलग कर रहे हैं, ठीक है, प प्लस र प्लस आ, प प्लस र प्लस आ, अब आड़ा हो गया, ठीक। तो इसको प्रा को जब हम अलग किए तो इसमें क्या क्या आया, प निकला, रा भी निकला और आ भी निकला, तो ये क्या हो गए, पा और रा दोनों मिल गए तो प्र बन गए, इसमें आ भी मिल गया तो ये क्या, यही हो गई संयुक्त ध्वनियाँ, ठीक। इसके बाद देखिए संपृक्त ध्वनि क्या होती है। संपृक्त ध्वनियाँ वे होते हैं, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे देखो संबल,
दो व्यंजन से संयुक्त है ना, आधा सा और बा, ठीक है, सा और बा संपृक्त, सा और बा के मध्य क्या है, माँ है ना, तो ये माँ क्या कर रहा है, संपृक्त संयुक्त है ये किसमें, सा में और बा में, तो ये क्या हो गई, संपृक्त ध्वनियाँ हो गई। सा और बा, सा और बा में, सा और बा में क्या संयुक्त है, इसमें माँ, माँ संयुक्त है, ठीक, तो यही हो गई माँ संयुक्त है। तो ये संपृक्त ध्वनि हो गई। इसके बाद युग्मक ध्वनि देखिए, युग्मक ध्वनि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वही युग्मक होता है। यह अधिकतर शब्द के मध्य में आती है। तो देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे देखिए दिक्कत क्या होती है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है वही युग्मक होता है। अधिकतर ये शब्द के बीच में, देखिए दिक्कत, ठीक, एक ही ध्वनि है ना, दो बार आई। अब ये क्या बोला था, अधिकतर कहाँ आता है, ये मध्य में आता है, बाद में भी आता है, जरूरी नहीं है। प्रसन्नता, ठीक, ये सब क्या हो गए, युग्मक ध्वनियाँ हो गई, युग्म, ठीक है। तो आज के लिए ये हिंदी का वर्णमाला ख़त्म होता है। अब आगे इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको उसकी प्रैक्टिस दूंगी एक बार, और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे के सारे चैप्टर्स का मैं दूंगी, और हाँ, हिंदी के साथ साथ मैं संस्कृत का भी आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूंगी एक एक चैप्टर का। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छे से डिटेल में पूरा देखिएगा। धन्यवाद।